Hi everyone, welcome to your CMA Final Direct Tax and International Taxation classes। तो आप सभी लोग फाइनल में आ चुके हो और फाइनल में भी CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स की क्लास में आ चुके हो। तो आपने इंटरमीडिएट का टैक्सेशन तो पढ़ लिया, इंटरमीडिएट का टैक्सेशन तो आपने क्वालिफाइड कर लिया। अभी फाइनल का टैक्सेशन बचा है जो आपको अभी पढ़ना है और जो पढ़ने के बाद फिर आपको आपके एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। तो ये हमारी बुक है। सबसे पहले आपका दोबारा से स्वागत है हमारे CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स के कोर्स में। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक स्टडी प्लान देने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर हमारा मतलब वेटेज वाला है, मतलब मार्क्स ज़्यादा है जिसमें हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और किस में हमारे लो है, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। इस प्रायोरिटी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, मतलब अंदर की बातें, जिससे आप प्रिपेयर रहो। जब आप चैप्टर पढ़ने जाओ तो आपको याद आए कि हाँ इस चैप्टर में ये पढ़ना है, इस चैप्टर में ये पढ़ना है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस का इंडेक्स मेरे पास है। यहाँ पर सेक्शन ए आपका है डायरेक्ट टैक्स लॉस का, और जो दूसरा सेक्शन आपका है, सेक्शन नंबर आपका बी नीचे है, वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। ठीक है, तो सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो, मैं तो अपने नाम से मतलब 1 2 3 करूँगा चैप्टर नंबर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1, ये आपका चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 4, और ऐसे ही 5 6 7 8। तो चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है? इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, आपने पढ़ा था सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब आपने एक इंडिविजुअल जो इंडिया में रेजिडेंट है उसकी बातें तो आपने अपने इंटरमीडिएट में कवर कर ली, बट जो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है, जो भारत से इनकम अर्न कर रहे हैं, वो कैसे बच पाएंगे? उन पर भी तो टैक्स लगेगा। तो उन पर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, कितना टैक्स कौन सी इनकम पर लगेगा, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। और अगर मैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 8 से 10 मार्क्स का 100% क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका आता है कंपनी। अभी तक आपने इंटरमीडिएट में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल या मैक्सिमम फर्म की बात करी है, क्योंकि दोनों पे ही आपके पीजीबीपी लगते हैं, मतलब दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, या एचयूएफ हो, या कोई भी हो। बट जो कंपनी होती है उस पर कंपनीज एक्ट लगता है। तो जिन पर कंपनीज एक्ट लगता है इंक्लूडिंग एलएलपी, उन पर पीजीबीपी के प्रोविजन तो लगते ही है जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े, बट इस चैप्टर नंबर 2 में उनका इनकम दोबारा निकाला जाता है। चैप्टर नंबर 2 में एक प्रोविजन है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट। तो हम जब इंटरमीडिएट में थे तो जो अकाउंट्स वाले हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते थे, हम उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ठीक करके क्या करते थे, हम ठीक करके अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते थे एज पर पीजीबीपी। तो मैट कहता है जैसे आपने पीजीबीपी में करा वैसे ही आप यहाँ पर एक बार दोबारा इनकम निकालो और फिर हम बात करेंगे कि कौन सा टैक्स पे होगा। तो हमारे एग्जाम में 12 से 15 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है ट्रस्ट। ये जो आपके स्कूल होते हैं या फिर हमारे मंदिर होते हैं या फिर कोई एनजीओ होती है, ये सब एक ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट। तो इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया ट्रस्ट एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में, या फिर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में, इनके खाते भी बन गए, बट इनकी इनकम कैसे निकलेगी? इनकम टैक्स में इनका टैक्स कैसे निकलेगा? इनको बहुत सारी एग्जम्पशन मिलती है, तो वो हम बताएंगे चैप्टर नंबर 3 में। और हमारे एग्जाम में 8 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। 100% तो नहीं आता, बट आएगा तो 8 नंबर का आएगा ही आएगा, बट ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा।
उसके बाद म्यूचुअल एसोसिएशन, जैसे कोई क्लब होता है, सोसाइटी में आरडब्ल्यूए बनती है, मतलब आपने आपस में ही पैसा इकट्ठा करा, आपस में ही काम करा, मतलब आपस में ही जो आपका एक उद्देश्य था उसको अचीव करने के लिए, भाई कोई पार्क बनवाना था, पार्क में झूले लगवाने थे, तो आपने अपने ही बेनिफिट के लिए एक वो बना ली, ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना ली, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एसोसिएशन। जैसे हमारी ट्रेड एसोसिएशन भी होती है, हमारे लोकल मतलब जो बिजनेस होता है उनकी एक यूनियन होती है। तो इनकी इनकम कैसे निकलती है ये भी हम देखेंगे, इनको कौन सी छूट मिलती है, कौन सी नहीं मिलती। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 6 मार्क्स का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं एग्जाम में, अगर ये आया तो। अब आते हैं चैप्टर 5, ये आपका वही इंटरमीडिएट का है, रिटर्न ऑफ इनकम। हमारे एग्जाम में 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके। नेक्स्ट चैप्टर है असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये भी आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, तो ये आपको दोबारा पढ़ना है, और हमारे एग्जाम में 12 से 15 नंबर का 100% आएगा। चाहे वो स्क्रूटनी पे आए, मतलब एक क्वेश्चन आता है उसमें कोई कोई पैराग्राफ स्क्रूटनी का होता है, कोई बेस्ट जजमेंट का होता है, कोई इनकम एस्केपिंग का होता है, कोई स्पेशल ऑडिट का होता है, वगैरह वगैरह के आपके बहुत सारे असेसमेंट है इस चैप्टर में, तो किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब आपको बोलेगा कि असेसमेंट अब हुआ, असेसमेंट ऐसे हुआ, तो आपको पता लगाना है कि वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 7, इंटरेस्ट एंड फी। इसमें ज़्यादातर जो मेन इंटरेस्ट है वो वही है जो एडवांस टैक्स में आपने पढ़े थे, 234A, B, C, और बाकी भी इंटरेस्ट है। तो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं, अगर आया तो 4 मार्क्स में आपका आ सकता है, ठीक है। वैसे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको एक ही चैप्टर में पता लग जाता है कि हमारे इनकम टैक्स में कितने प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, और ज़्यादातर जो प्रोबेबिलिटी आने की वो वही है जो एडवांस टैक्स में हमारा लगता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8, सर्वे सर्च एंड सीजर। भाई वो आपने मूवी देखी होगी रेड, स्पेशल 26, तो वही सब है आपका। अगर सर्वे होना हो, सर्च होना हो, सीजर होना हो, कौन कर सकता है, बिजनेस आर में कर सकता है या नहीं कर सकता, कहाँ कहाँ पर आपका ऑफिसर घुस सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उठा सकता है, किस किस को उठा सकता है, कहाँ कहाँ ताले लगा सकता है, तो ये आपका अगर एग्जाम में आया तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। फिर ऐसे ही कलेक्शन, रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। भाई आपका अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो आपसे टैक्स की वसूली कैसे करनी है, आपका टैक्स ज़्यादा आ गया तो उसको रिफंड कैसे करना है, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। एग्ज़ाम में अगर आया तो 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। जिन पर मैं लिख रहा हूँ 100%, वो चैप्टर आपके कीमती है। नेक्स्ट अपील, की अपील कैसे फाइल करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, कितने दिनों में जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जाता है, कितना अमाउंट पहले भरना पड़ता है अपील करने से पहले, ये सारी बातें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। अगर क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। इनकी 100% वेटेज मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऐसी रेक्टिफिकेशन, आपसे कोई गलती हो गई या गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई तो आपका ऑर्डर या आपका असेसमेंट रेक्टिफाई किया जा सकता है। सेम 5 मार्क्स की यहाँ पर वेटेज है, अगर आया तो। पढ़ के तो सभी जाना है, पता नहीं क्या आ जाए। फिर ऐसे ही चैप्टर नंबर 12, गलती मिली तो उसको हमको रिवाइज भी करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन और रिवीजन में फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी वेटेज भी आप 5 मार्क्स ले सकते हो। नेक्स्ट सेटलमेंट कमीशन, ये अब अपने कुछ अंतिम चरणों में है, अब ख़त्म सा हो गया है इसका रूल। फिर भी सेटलमेंट कमीशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। सरकार आपको आपकी लाइफ में एक बार मौका देती है, आपके जो आपने पाप करे उनसे आप माफ़ी मांग के चुपचाप घर चले जाओ, तो एक माफ़ी मिल जाती है, मामला रफा दफा हो जाता है। सेटलमेंट कमीशन अथॉरिटी बनी होती है, वहाँ पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हो।
अगर सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ सकता है तो वो आपका सेटलमेंट कर सकता है, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं होगी। जो आपके असेसमेंट प्रोसीजर, अपील के प्रोविज़न हैं वही आपके ऊपर लगेंगे। नेक्स्ट 14 चैप्टर आपका आता है एडवांस रूलिंग का। ये क्या होता है? एडवांस रूलिंग मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या कोई बाहर से नॉन रेजिडेंट आया है, उसको इंडिया में व्यापार करना है, पर वो समझ नहीं पा रहा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, या फिर मेरे को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे ऊपर कोई प्रिकॉशन या फिर कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। कुछ भी आपको गवर्नमेंट से पूछना है तो आप एक चिट्ठी लिखकर, या एडवांस रूलिंग अब तो ऑनलाइन हो जाती है, आप एडवांस में गवर्नमेंट से पूछ सकते हो। और ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है क्योंकि ये अच्छा चैप्टर है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर आप इस एडवांस रूलिंग से अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। भाई अगर ये एक चैप्टर है, इसमें लिखा गया है पूरे कानून में कौन कौन सी पेनल्टी होती है और कितने कितने साल की सजा होती है। तो इस चैप्टर में कुछ पेनल्टी तो एज इट इज है जो एक टेबल में लिखी गई है, कुछ पेनल्टी ऐसी है जो बहुत खतरनाक है। जैसे आपने कैश में खर्चा किया, या फिर आपने कैश में पेमेंट ली कुछ अमाउंट, मतलब कुछ लिमिट के परे, ठीक है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। या फिर आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया या फिर मिस रिपोर्ट किया तो उस पर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो 4-5 पेनल्टी ऐसी है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इंडिपेंडेंट, तो मैं इसको 4 मार्क्स वेटेज दे देता हूं। वो इंपॉर्टेंट पेनल्टी क्या है वो मैं आपको जब चैप्टर में जाएंगे तो हम साथ में पढ़ेंगे। अब दोस्तों आपका आता है मॉड्यूल 5 बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। आपके व्यापार का अमलगमेशन हुआ है या डीमर्जर हुआ है, या फिर आपने व्यापार पूरा एज इट इज बेच दिया, स्लम सेल कर दिया, या फिर आपने कन्वर्जन किया प्रोप्राइटर को कंपनी में, फर्म को कंपनी में, या एलएलपी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज होता है तो खर्चों का बंटवारा होता है, डेप्रिसिएशन कौन लेगा, ठीक है, प्रीलिमिनरी के एक्सपेंस को कौन बांटेगा, पिछला जो केस चल रहा है अब वो किसके सर पे आके पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्लम सेल। एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पता नहीं एग्जामिनर क्यों पूछता है, 100% आता ही आता है, ठीक है, स्लम सेल। बाकी अगर कहीं से क्वेश्चन आया तो वो 5 मार्क्स ही हमारा लेगा, 5 मार्क्स ईच। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 6, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताओ टैक्स प्लानिंग में, टैक्स अवॉइडेंस में, टैक्स इवेजन में। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और बताओ कि ये टैक्स प्लानिंग है या टैक्स इवेजन है या फिर टैक्स अवॉइडेंस है। तो इसको मार्क्स करेंगे 6 मार्क्स का 100%, ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर क्या था? चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूं 16, 17, 18, 19, 20, 21। छोटे छोटे चैप्टर है और मैं तो हैंड रिटन से कवर करता हूं तो और भी छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 22, ठीक है, दोबारा चेक कर लो। हाँ 22। अब 22 चैप्टर आपका क्या है मैंने आपको बता दिया और यहाँ पे लिखा है 100%, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है, नेक्स्ट चैप्टर आपका 23, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये लिखा है कि जो वो इनकम टैक्स की बिल्डिंग होती है उसमें कौन कौन होता है, कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर बताया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट
ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस। ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट सा है, इसमें दो चैप्टर इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। एक है टनेज टैक्स स्कीम, और एक आपका है इक्वलाइजेशन लिवाई। ठीक है, ये दो चैप्टर इसमें मेन निकल कर आते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 24 में आपके ये दो चैप्टर निकल के आते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स का 100% हम इसको बोल सकते हैं आ सकता है। नेक्स्ट आपका है, जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, आपने इंटर में भी पढ़े, आईसीडीएस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का आ सकता है, और किसी भी आईसीडीएस के ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 27, ब्लैक मनी एक्ट। अगर आपके पास काला धन पाया तो आपके ऊपर क्या क्या प्रोसिक्यूशन और क्या क्या रूल है। ब्लैक मनी एक्ट ये इनकम टैक्स से अलग एक कानून है, ब्लैक मनी एक्ट। 4 मार्क्स का 100% हमारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन घूमता ही घूमता है, क्योंकि अलग से कानून है तो उसको पूछता ही है एग्जामिनर। उसके बाद है केस स्टडी। ये केस स्टडी को आप मत पढ़ना, मैं कह रहा हूं ना, मेरा भरोसा रखो, मत पढ़ना। ये है क्या, जितने भी आपने प्रोविजन पढ़े उन पर एक एग्जाम्पल बन के आता है कि बताओ अब क्या करना है। तो आप बहुत लंबे लंबे पेज की केस स्टडी यहां पर है, उनको पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी मानो इस चैप्टर को भूल ही जाना। अब आता है आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी आपका कम से कम 40 मार्क्स की वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर बी 40 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन नंबर बी में जो आपका पहला चैप्टर आता है वो आता है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 2 कंट्री में टैक्स लग रहा है तो हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। रिलीफ देने के सेक्शन क्या होते हैं, कैसे रिलीफ दी जाती है, किस किस को मिलती है, ये हम पढ़ेंगे DTAA में। दूसरा चैप्टर आपका आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, एक इंडियन कंपनी अगर अपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करती है, विदेशी कंपनी कौन होगी, जो इंडियन कंपनी की सगी कंपनी होती है। अब जहां पर वर्ड आया सगा, मतलब घपलेबाजी, तो इंडियन कंपनी घपलेबाजी करती है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ। उन घपलेबाजी को हम इनकम टैक्स में उनकी फेयर वैल्यू पे लाते हैं, जिनको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। और जब वो भाई कोई चीज आपने 100 की बेची, वो बिकनी चाहिए थी 120 की, तो इस 20 रुपए पे टैक्स कौन देगा, इंडियन कंपनी, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो बाहर बैठी है। तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन क्या होते हैं, हम ये पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 में। ऑलराइट, चलिए। हाँ जी, और एक आपका ये लास्ट चैप्टर आता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये आपका प्योर थ्योरी है, गंदा सा चैप्टर है। अगर एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स का आएगा। लेस इंपॉर्टेंट है, लेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने मार्क्स नहीं लिखे दोस्तों, यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूँ तो कम से कम 10 से 12 नंबर DTAA, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कम से कम आपके 15 से 18 नंबर। ठीक है, मोटा मोटी मैंने 40 नंबर की वेटेज दी है। तो दोस्तों ये तो आपका सिलेबस था, जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर्स में क्या होता है और उनकी मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं एक अगर आपको स्टडी प्लान दूं, ठीक है, स्टडी प्लान, अगर हम प्रायोरिटी रखें, प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, सबसे पहले वही आपका इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट का जो चैप्टर है आपका। दूसरा आपका कंपनी, ठीक है। तीसरा आप लो DTAA इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पार्ट है।
तीसरा आप लो ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। फिर आप लो ट्रस्ट, ठीक है। फिर आप लो म्यूचुअल एसोसिएशन, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। फिर आप लो रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। फिर आप लो, यहाँ पे नंबर गलत हो गए, मैं ठीक कर देता हूँ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। फिर आपका जो चैप्टर है असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर। उसके बाद आपको लेना चाहिए नाइन्थ नंबर पे, यहीं लिख देता हूं, नाइन्थ नंबर पे आप लो आपका ब्लैक मनी, कंफर्म आता है ब्लैक मनी एक्ट, ठीक है, ब्लैक मनी एक्ट क्योंकि आपका कंफर्म आता है। उसके बाद एक बार मैं नजर मार लेता हूं कि हमारे 100% वाले कौन कौन से थे। ये स्लम सेल, ठीक है, यहां पे लिखता हूं स्लम सेल। उसके बाद देखता हूं हमारे कौन कौन से थे 100% में। DTAA हो गया, ब्लैक मनी हो गया, ठीक है। टनेज और इक्वलाइजेशन टैक्स प्लानिंग भी था, तो यहां पे लिखता हूं 11th नंबर पे टैक्स प्लानिंग। फिर यहां पे टनेज एंड इक्वलाइजेशन लिवाई, ठीक है। उधर वापस चलते हैं, ब्लैक मनी हो गया, ठीक है, स्लम सेल हो गया, असेसमेंट प्रोसीजर ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं कैसे लिखूं, बड़े बड़े शब्दों में मेरे को लिखना है, जरा यहां पे लिखता हूं 13th नंबर पे आपको रिवाइज करना है इंटर डीटी, आपको इंटर डीटी रिवाइज करना है, इंटर डीटी। और इंटर डीटी में ये नहीं कि एक दो चैप्टर, सारा का सारा इंटर डीटी आपको रिवाइज करना ही करना है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्स हो, कुछ भी हो। क्योंकि हमारे फाइनल में कोई ना कोई 2 नंबर का एमसीक्यू, 4 नंबर का क्वेश्चन, टोटल इनकम में कोई क्वेश्चन में यूज होता है। भाई सेट ऑफ का कोई पॉइंट डाल दिया, डिडक्शन का कोई पॉइंट डाल दिया, पीजीबीबी का कोई पॉइंट डाल दिया, ठीक है, कैपिटल गेन का 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आपका सैलरी का कोई भी एक क्वेश्चन एचआरए निकालने का 2 नंबर का एमसीक्यू में दे दिया, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर इनकम का टोटल इनकम में डाल के दे दिया, ठीक है। आपका टीडीएस का कोई पॉइंट पूछ लिया, तो आपको इंटर डीटी रिवाइज करना ही करना है, ठीक है, करना ही करना है। अगर आपको कोई इशू हो तो मेरे से नोट्स ले लेना। और उसके बाद 14 नंबर पे आपको लेना है रेस्ट ऑफ द चैप्टर, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपको लेने हैं। तो ये प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए आपके फाइनल डीटी के एग्जाम को क्रैक करने की। तो ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की। अब अगर हम बात करें हाउ टू क्वालिफाइड सीएमए, सीएमए डीटी, हम तो सिर्फ डीटी के लिए बात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कवर योर सिलेबस, कहीं से भी क्लास लो, कहीं से भी पढ़ो, सबसे पहले जहां भी आपने सिलेबस लिया है, जहां भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सेकंड, मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, मतलब आपके इंस्टीट्यूट के। और थर्ड, प्रैक्टिस
ICMAI जो आपका इंस्टीट्यूट है, आपका प्यारा इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनके पास्ट पेपर्स एंड MTP करो। बस ये 3 काम आपको करने हैं, जिनको करने के बाद आपका CMA फाइनल DT का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक स्टडी प्लान था जो मैं आपको देना चाहता था। मैंने आपसे प्रायोरिटी सेट करवाई। इंटर DT को बिल्कुल मत भूलना। अगर आप भूलोगे, अगर आप भूल कर जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ठीक है, चलिए, कोई भी दिक्कत हो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जहाँ से भी आपने जो भी पढ़ना है पहले वो कवर कर लो, फिर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन और फिर पास पेपर। बस अगर बाहर की किसी किताब के क्वेश्चन भी करोगे तो वहाँ भी ब्रैकेट में लिखा रहता है कि ये पास पेपर से लिया गया है, चाहे वो CMA इंस्टीट्यूट का हो चाहे वो CA इंस्टीट्यूट का हो। तो इससे अच्छा है आप उनके खुद के पेपर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसके पीछे A4 शीट लगा के खुद करो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।